तो बच्चा लोग, आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म। हम लेकर के आए हैं साइंस का बहुत ही शानदार बैच हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ये वीडियोस हैं कंटिन्यूसली, उनको एक एक चैप्टर की बहुत ही शानदार नोट्स मिलने वाले हैं। आपको करना इतना है कि बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यहाँ पे आज जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, गलती से भी इसको नहीं छोड़िएगा। ये बोर्ड एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। सो हम शुरू करते हैं अपना रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है पहले बात आती है। तो आपको इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन दो तरीके से होता है। पहला भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। अब बात आई भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उन्हें कहते हैं भौतिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल दैट, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए कि ये मैंने क्या किया, फेस बना दिया। मेरी ड्राइंग थोड़ा सा बहुत अच्छी है तो आप लोग समझ लीजिएगा, बना दिया। अब हमें देखने में क्या पता चल रहा है कि ये किसी इंसान का एक हमने क्या किया है, फिगर बना करके रखा है। इसकी दो आंखें हैं, एक नाक है। ये सारी चीज़ें हम देख करके बता सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हम देख करके बता सकते हैं वो फिजिकल हुई, और जो नहीं बता सकते उनको हम यहाँ पे क्या कह देंगे, रासायनिक चेंज कह देंगे। तो ये तो बात हो गई कि फिजिकल और उसका मतलब क्या होता है, भौतिक और रासायनिक का मतलब क्या होता है। अब चलते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आपको बता दूं, रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और उसके बाद में एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो हमको जा करके मिलता है क्या, सॉल्यूशन मिलता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मतलब जब हम क्या करते हैं कि हम अभिकारक, ये हमारा क्या है, अभिक्रिया करा रहा है तो इनको अभिकारक कहेंगे। और ये 2H2O जो मिला है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्पाद। मतलब जिनसे हम अभिक्रिया कराते हैं वो हमारे अभिकारक होते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ नीचे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जो H2O है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे H2 गैस ली और यहाँ पे O2 गैस ली। इसके बाद रिएक्शन कराया तो हमारे पास में क्या बना, H2O बना। बैलेंस करना मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझिए कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आपस में रिएक्ट कराया तो हमें H2O गैस मिला। तो H2O हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O हमारा हो जाएगा उत्पाद। H2O क्या हो जाएगा, हमारा उत्पाद हो जाएगा। और जिससे हमने रिएक्शन कराई है उनको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो H2 गैस और O2 गैस हमारी क्या है, यहाँ पे अभिकारक का काम कर रही है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिससे हम अभिक्रिया कराते हैं उनको अभिकारक कहते हैं और जो हमको फाइनल में रिजल्ट मिलता है उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी परिवर्तनें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये होगी बात हमारी कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। अब इसके बाद बात आती है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। पहले हम टर्म्स को समझेंगे, जब हमें बेस क्लियर होगा तो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है, तथा यहाँ कथा है तो इसको तथा कर दीजिएगा। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको बताया कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक बार चेंज अगर हमने कर दिया तो दोबारा से वही प्रोडक्ट हमारा जो है वो हमको मिलेगा नहीं, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण होते हैं, तो जानते हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं। पहली चीज़,
यहाँ पे इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, सही बात है। जैसे हमने चावल है, चावल को उबाला, अब उबला, जब चावल उबल गया तो क्या उबले चावल से कच्चा चावल बना सकते? नहीं, क्योंकि ये इसमें रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। दूसरा क्या कह रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले वाले अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो कि हम इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जब पहली अवस्था में वापस ला ही नहीं सकते हैं तो स्थायी हुआ, क्योंकि ऐसा परिवर्तन जो एक बार हो गया तो दोबारा चेंज नहीं हो सकता, उन्हीं को तो स्थायी कहेंगे। तो ये स्थायी परिवर्तन होता है। आगे क्या करें, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, हाइड्रोजन गैस ली हमने, ऑक्सीजन गैस ली हमने, दोनों गैस है, इससे हमको क्या मिल गया, H2O मिल गया। तो पानी हमारा एक तरीके से क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो इसका क्या हुआ, इसका रासायनिक परिवर्तन हो गया और एक नया जो पदार्थ था निर्माण हो गया उसका। इसके बाद कह रहे हैं दूध से दही जमना। दूध से दही तो हम जमा सकते हैं, लेकिन दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका चेंज दोबारा नहीं हो सकता। तो पहला उदाहरण हो गया दूध से दही जमना। दूसरा लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लग गई अगर तो क्या होगा, लोहे का पहली बात तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दूसरा उसका भार बढ़ जाएगा, और तीसरी चीज़ क्या होगी, लोहा अंदर ही अंदर क्या होता जाएगा, खराब होता जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अभी आगे काम आएगी। वायु के संपर्क में आने से जंग लगना। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, लोहे को, ये एक हमारी मान लीजिए आयरन की रॉड है, इसको हम क्या करेंगे, एयर के कांटेक्ट में लाएंगे प्लस मॉइस्चर के यानी कि वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे, तो इस पर क्या लगने लगेगी, जंग लगने लगेगी। रस्टिंग होना इसकी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये चेंज नहीं हो सकती, जंग से नॉर्मल लोहा नहीं बनता है। ठीक है, अंगूर से रस का किण्वन। किण्वन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी फल का जो जूस है वो निकालते हैं। इसके बाद में भोजन का पकना, मैंने आपको बताया। हमारे शरीर में खाना पचना, अब हमारे शरीर में हमने मान लीजिए क्या किया, खाना खाया, तो हमारे पेट में जब खाना चला गया तो क्या खाना जो पच गया उस पचे हुए खाने को दोबारा खाने में कन्वर्ट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हमने सांस ली तो हमारे क्या, वो बहुत सारी गैसेस अंदर गई। भाई हम कहते हैं ना, हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। तो हमने सांस ली तो ऑक्सीजन के साथ और भी तो गैसेस गई, नीचे उनका फिल्ट्रेशन हुआ। जो हमने ऑक्सीजन सांस के थ्रू ली है उसको दोबारा बाहर छोड़ सके नहीं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ब्लड में मिल जाएगी, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम क्या करेंगे, बाहर रिलीज करेंगे। तो ये कुछ हमारे रासायनिक मतलब इनके यूजेस हो गए, तो हमने देख लिया। अब बात आती है इनकी पहचान कैसे होती है रासायनिक अपक्रिया की। तो आपको एक बात बता देता हूँ, रासायनिक अपक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपक्रिया संपन्न हुई है या नहीं। तो इनके लिए कई मानक बनाए गए। मानक क्या होता है, जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो परिवर्तन है वो हुआ है। तो यहाँ पे जो मानक बनाए गए, पहला पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन और ताप में परिवर्तन। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इन सभी तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में जो हम परिवर्तन कर रहे थे वो परिवर्तन हमारा हुआ है कि नहीं। चलते हैं इसी के बाद में हम आगे। तो रासायनिक समीकरण, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन था, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहे हैं। भूल के भी स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके PDF के लिए मैं आपको बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए फटाफट से, और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए चलते रासायनिक समीकरण पे। तो क्या कह रहे हैं, जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सीधी सी बात है, हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया, O2 की प्रेजेंस में जलाया तो MgO हमारा बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यह एक रासायनिक अपक्रिया के लिए कथन है, परंतु निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन O होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिनकी हम अभिक्रिया कराते हैं वो हमारे अभिकारक होते हैं, और जो फाइनल में हमको प्रोडक्ट मिलता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो जब अभिकारक की अभिक्रिया कराएंगे तभी हमें उत्पाद मिलेगा। तो यहाँ पे Mg है हमारे पास में, प्लस क्या है
O2 है हमारे पास में, तो इनसे हमारा क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 MgO हमारा हो जाएगा। तो ये आगे हम सीखेंगे चीज़ों को, पहले थोड़ा थोड़ा करके समझते चलते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको उत्पाद की तरह मिल गया। इस प्रकार समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक और तरीका है। तो ये तो हमने थ्योरी में लिखना सीख लिया किस तरीके से हमको लिखना है। अब बात आई कि इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं। तो देखिए नीचे आइए, दूसरा तरीका जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, दूसरा तरीका जो मैंने पहले आपको बता रखा है वो क्या है कि यहाँ देखिए Mg, मैग्नीशियम का Mg आ गया, ऑक्सीजन का O2 आ गया, यहाँ से MgO हमारा बन गया। तो इन दो तरीकों से हम लिख सकते हैं। इसको सांकेतिक तरीका कहते हैं और ऊपर जो हमने पढ़ा उसको शब्द समीकरण कहते हैं। तो ये दो चीज़ हमारी हो गई। अब इतनी देर से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा अभिकारक और दूसरा हमारा होता है क्या, उत्पाद। दूसरा क्या होता है हमारे पास में, उत्पाद होता है। तो आखिर ये अभिकारक और उत्पाद होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये दोनों अभिकारक हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं उनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं नीचे आपको यहाँ पे एक पदार्थ दिख रहा है, यहाँ दूसरा, इन दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। इनको मिलाने के बाद में जो हमको प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो जैसे कि यहाँ देखिए, किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे MgO, जो Mg और O2 के भाग लेने से नया पदार्थ बना वो क्या था, MgO। तो MgO हमारा क्या हो जाएगा, MgO हमारा हो जाएगा एक उत्पाद। ये चीज़ याद रखिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं हम क्या, उनको कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। और अभिकारक के आपस में मिलने से जो हमको मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्पाद। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है अभिकारक, एक है उत्पाद। अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण को आखिर लिखें क्या। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक को लिखना चाहिए, ये बाईं ओर अभिकारक को लिखना चाहिए। इनके बीच में प्लस का साइन जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाईं ओर ये पोर्शन जो हुआ ये हमारा उत्पाद हुआ, इनके बीच में चिन्ह प्लस का लगाया जाता है जो कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि डिटेल में आपको मैं एक एक चीज़ समझा सकूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है Zn+H2SO4। तो जो भी तीर के इस तरफ का पोर्शन है इनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, और तीर के इस तरफ का जो भी पोर्शन है इनको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो बाईं और अभिकारक, दाईं और उत्पाद लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पेपर में आता है, आपको बता दूं कि इसको गलती से भी मत भूलिएगा, बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं हैं। एक कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, क्या नाम है इसका, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, Mg+O2 गिव्स MgO, Mg+O2 गिव्स MgO। इस समीकरण को निरीक्षण कीजिए एवं तीर के बाईं ओर और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनिए। प्रत्येक तत्व के दोनों ओर अणुओं की संख्या समान नहीं है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या थोड़ी असंतुलित है। बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं जबकि दाईं ओर सिर्फ एक ही है। देखिए यहाँ पे O क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर हमारे पास में क्या है, एक ही तो ऑक्सीजन है, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि दोनों तरफ ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो याद ये रखिएगा, इस तरीके की असंतुलित समीकरण को ही क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। बोर्ड परीक्षा में बेटा बहुत ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि कंकाली समीकरण दीजिए, या कंकाली समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो जब दाईं ओर और बाईं ओर अणुओं की
जो संख्या होती है वो समान नहीं होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण नाम सबने पढ़ा है, लेकिन कंकाली नाम बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, इस वजह से उनको दिक्कत खड़ी हो जाती है। मैंने कहा था ना, धीरे धीरे करके हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जाएंगे, समझेंगे। तो बस आपको क्या करना है, बने रहना वीडियो के अंत तक। यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम चलते हैं आगे, कंकाली रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब बात आई, ठीक है आपने ये तो कह दिया कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं, लेकिन आखिर इनको बैलेंस कैसे करेंगे। तो आपको बता दूं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण का क्या है, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तीर के बाईं और दाईं ओर तत्वों परमाणु संख्या समान किया जाता है, जिससे दोनों ओर के तत्वों को परमाणु समान हो जाएं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कंकाली रासायनिक समीकरण है उसको हमें संतुलित करना है, तो हम दोनों तरफ के अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या को क्या करेंगे, समान करेंगे, और समान होने पे ही वो हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगी। तो इसके बाद में अब बात आती रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलती से भी गलती करके मत ही छोड़ना यार। इसको छोड़ दिया तो भाई तुम्हारे 5 नंबर तो पक्के ही कटने हैं। याद रखना, गलती से भी मत छोड़ना। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं में अणुओं के बीच बंध बनने और टूटने के नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से CO2 प्राप्त होता है। जैसे यहाँ H2O है, ये टूटेगा तो क्या करेगा, एक H2 गैस बनाएगा और एक O2 गैस बनाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। वहीं पे हमारे पास क्या है, C+O2, ये हमें क्या बना के देगा, CO2 बना के देगा। इसमें दो अलग अलग गैसेस मिलके एक नया क्या कर रही हैं, गैस का निर्माण कर रही हैं। तो इन्हीं को हम कह रहे हैं। अब देखिए मेन चीज़ पे आते हैं, हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की हैं। वैसे तो बहुत है, आपके कोर्स में केवल 4 है। एक है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन, एक है वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन, एक है विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और एक है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होगी, तो मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ A और B दो हमारे पास अभिकारक हैं, इनको जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा AB बनेगा। तो दोनों क्या हुए, एक दूसरे से जुड़ गए, तो इनको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। वहीं दूसरे नंबर की बात करें अगर, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, वियोजन अभिक्रिया दी गई है। तो यहाँ पे AB हमारे पास में यह है, इसको तोड़ेंगे तो दो, एक A मिलेगा एक B मिलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। इसमें एक हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे एक अभिकारक होगा, टूटेगा ये दो उत्पाद में। इसके बाद में तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारे पास में क्या आता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए क्या है, A है हमारे पास में, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है BC। तो जब इनको करेंगे तो ये हो जाएगा AC+B, ठीक है। AC+B मतलब A क्या करेगा, C के साथ में मिल जाएगा और B हमारा अकेला रह जाएगा, तो इन्हें कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में अगला हमारा जो नंबर आता है उसको जान लेते हैं। अगला नंबर हमारे पास में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। मान लीजिए क्या है, AB है प्लस CD है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो A है वो D के साथ जुड़ जाएगा, प्लस B जो है वो C के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको CB लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, CB। यहाँ C होगा, यहाँ B होगा, क्योंकि पहले प्लस का टर्म होगा फिर माइनस का टर्म होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 4 क्रियाएं हैं, इनको हम पढ़ेंगे अपने पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही जिन्होंने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स की बैच आपकी जो है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ, वो स्टार्ट होने वाली है आपकी यार 1 जून से, 1 जून से स्टार्ट होने वाली है, और उसके बाद कंटिन्यू क्लास चलेगी। और जिसको मैं आपको बता दूँ, मे बी जुलाई एंड
जुलाई एंड में आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वो 100% मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। 2-4-10 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं करवा दूंगा। तो इसी तरीके से हमको पढ़ना है। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बने रहें वीडियो के अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे करके 2 से 3 पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। तो इंपॉर्टेंट मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसमें आपको सारे बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, तो वहीं पे PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ।